बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। मुल्क की मईशत के हवाले से मुस्बत इशारे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आज यानी बुध ही को 686 पॉइंट्स मार्केट ऊपर गई, जबकि जो 100 इंडेक्स है उसने 72,000 के जो अबूरी नफसियाती हद है वो पार कर ली है। फिर रवां साल मार्च में तरसीलात ज़र में भी 31.8% इजाफा देखने को मिला है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने जो दौरा अमरीका करके वापस आए, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि IMF के साथ नए तवील प्रोग्राम के हवाले से मुस्बत बातचीत हुई है और उन्होंने कहा मौजूदा इक्तिसादी सूरत हाल में IMF के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही कोई प्लान बी है। साथ में उन्होंने कहा कि IMF के प्रोग्राम से फिस्कल स्टेबिलिटी तो यकीनी तौर पे आएगी और हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 9-10 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे रवां माली साल के आखिर तक, लेकिन जो ग्रोथ है उसके लिए हमें दीगर स्टेप्स लेने होंगे। आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कराची का दौरा किया, जहां उनकी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से 1-on-1 और बाद अज़ां काबीना के हमरा मुलाकात हुई। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद अवाम ने मुनकसिम वोट दिया है। पीपल्स पार्टी को सिंध में, पंजाब में मुशर्रफ नवाज को, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को, जबकि विफाक और बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम ज़ाती पसंद नापसंद और सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मुल्क के लिए मिलकर काम करें, बिलखसूस मईशत के मैदान में। कारोबारी हजरात से भी प्राइम मिनिस्टर साहब की कराची में मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि ताजिर बरादरी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हैसियत रखती है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी बरामदात को बढ़ाना होगा, बल्कि दुगना करना होगा। ये हदफ है 5 साल में, बिलखसूस IT सेक्टर में और ज़राअत के सेक्टर में। तो इस पर्सपेक्टिव में व्यूअर्स आज की नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे। फिर एक और आम इशू भी आज के प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे। गुज़श्ता शब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक सरबराही में फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो खत लिखा गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, बाद अज़ां फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसका खुद नोटिस लिया और अब 29 अप्रैल को उसकी हियरिंग है। इस हवाले से उमूर का जायजा लिया गया और यह फैसला किया गया कि किसी सूरत अदालती मामलात में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर इस तरह की कोई कोशिश की गई तो उस पर फिर इदारा जाती रद्द अमल सामने आएगा। ये मामला भी आज की नशिस्त में उठाएंगे। बड़ा नुमाया और नुमाइंदा पैनल मेरे साथ आज की नशिस्त में शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया है मेहताब हैदर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं और मुल्क की मईशत इकॉनमी पर लिखते हैं, तज्जिया करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। हमें ज्वाइन किया है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, मारूफ सनतकार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर, खैबर पख्तूनख्वा मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा। झगड़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। और चंद ही लम्हों में हमें बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो मेंबर कौमी असम्बली हैं मुशर्रफ नवाज के, वो इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। तमाम मौजूद को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाजत से मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इख्तियार बेग साहब, सर बताइएगा, आप खुद माशाल्लाह इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, MNA हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आज कराची हमारे आपके शहर में मौजूद हैं। उन्होंने कारोबारी हजरात से भी गुफ्तगू की और उनका कहना यह है कि हमें अपना फोकस बरामदात पे करना होगा, इसको दुगना करना होगा, तब जाकर हम जो IMF के प्रोग्राम से भी ज़रूरत इस प्रोग्राम के लेने के बाद निकल सकते हैं और पाकिस्तान की जो बीमार मईशत है उसको मजबूत सतूनों पर खड़ा किया जा सकता है। क्या कहेंगे मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब? देखिए, इस वक्त हमारा तमाम मॉडल ट्राई कर लें आप, जो सबसे कामयाब मॉडल है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, यानी ग्रोथ एक्सपोर्ट के जरिए हासिल करना जी। और एक्सपोर्ट के में 2 सेक्टर को फोकस करना, ये बड़ी खूबसूरत बात है और वो वही सेक्टर्स हैं जिसमें बेइंतहा पोटेंशियल है। एक एग्रीकल्चर का सेक्टर, एक IT का। IT के सेक्टर में इस बार माशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स इस महीने भी बढ़ी है, रबा माली साल भी बढ़ी है और IT में बहुत पोटेंशियल है। IT का सिर्फ एक मसला था कि जो पेमेंटें बाहर से आती थी उनका कोई एक फॉर्मल चैनलाइजेशन, कुछ सिस्टम प्रोसीजर नहीं था, जिसकी वजह से जो फ्रीलांस से कंपनियां थी जो IT बिजनेस में आउटसोर्सिंग बाहर वालों के लिए कर रही थी, उनको बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलात होती। लेकिन अल्लाह का शुक्र कि वो पेमेंट्स आने का, इनफ्लो का सिस्टम सही कर दिया गया है। तो अभी 2 चीजों पे अगर हम फोकस करते हैं, अभी हमारी मुलाकात हुई है फाइनेंस मिनिस्टर साहब से जो वाशिंगटन से आए हैं और उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंस
के साथ हमारे साथ मेरे खुद मुलाकात में हमें ये बतलाया है कि बाहर के रेटिंग भी हमारी इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी, हमारे रिजर्व भी बढ़ने जा रहे हैं, रुपये हमारा स्टेबल है, स्टॉक एक्सचेंज ने 72,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली है, एक्सपोर्ट्स भी हमारी बढ़ रही हैं, टेक्सटाइल में भी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, रेमिटेंसेस भी 26% से ज्यादा बढ़ी हैं तरसालती दर, क्योंकि रुपये हमारा मुस्तकम है 278 के सतह के ऊपर आसपास वो रुका हुआ है। तो ये आइडियल टाइम है, लेकिन सिर्फ एक चीज में मार खा रहे हैं। वो क्या? वो चीज यह है कि हमारा डिस्काउंट रेट अफराते दर को कंट्रोल करने के लिए 7-8% से हमने बढ़ा के 15 किया, 18 किया, 20 किया, 30 किया, ये अब हम 22% से स्टेट बैंक के डिस्काउंट रेट ले आए। ठीक है। जिससे लैंडिंग रेट जो बैंकों का है अनवर साहब वो 24 और 25% हो गया है। 24 और 25% पे कोई सनत नहीं चलती, कोई नई सनत नहीं लगा सकते, जिसकी वजह से माशी ग्रोथ स्लो हो गई है। इस वक्त हमारी जीडीपी 1.9 मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि नेक्स्ट ईयर अब जो आने वाला साल है उसमें हम 3% की फोरकास्ट है, वो IMF की भी है, एशियन डेवलपमेंट। बेग साहब, आपने बड़ा अहम नुकता उठाया, मेरे साथ जरा रहिएगा, क्योंकि आपने जो नुकात उठाए मैं चाहूंगा दीगर शुरका को भी इस हवाले से उस पर बात करूं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, ऑनरेबल मेंबर नेशनल असेंबली, इनका गायबाना तौरफ करा दिया था, फिजिकल मौजूद है, बहुत शुक्रिया, नवाजिश आप तशरीफ लाए। आपने बात की, मैं चाहूंगा तैमूर साहब से भी इसका कमेंट ले लें, फिर बैरिस्टर साहब और मेहताब हैफदर साहब भी इस पर कमेंट करेंगे। जो मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने बात की, झगड़ा साहब क्या कहेंगे सर? जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने भी बात की कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है उसमें साल 2024 में बेहतर नज़र आ रही है। बेग साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, मैं आपकी भी तजवीज़ और कमेंट्स लेना चाहूँगा इस पर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? पहली चीज तो ये कि अगर अभी जिस सिमत पे हम जा रहे हैं वो ठीक है, तो फिर एक चीज तो गारंटी इसाक डार का टाइम गलत है। जिस तरीके से जो 5-6 महीने काम मिफ्ता इस्माइल ने किया था उस पे PMLN ने खुद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दिया था। तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस में जब आप टेक ओवर कर देते हैं, आपका प्लेटफॉर्म जो होता है वो होता है महंगाई मुकाओ और इकोनॉमी को ठीक करो, और उसके बाद आप खुद ही जो है वो अपने ही इकोनॉमिक गुरुस को 1 by 1 जो है वो निकालते हैं। और इसाक डार का निकालना बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो ये उनकी तो जो फिलॉसफी है, उनकी तो जो प्रोजेक्ट लेड जो है वो ग्रोथ कह दे या प्रोजेक्ट लेड ब्राइबरी ऑफ वोटर्स कह दे, वही मॉडल PMLN ने 30 साल इस्तेमाल किया ना। तो वो तो इख्तिताम पे हो। देखिए, हम बहुत बातें कर सकते हैं कि इकोनॉमी बहुत बेहतर हो गई, लेकिन याद रखें कि इकोनॉमी कहां पे थी और बेहतर करने के नाम पे वो कहां पे गई। अब सबसे पहली बात तो यही है, जैसे कि आज भी जो है वो इंटरेस्ट रेट जो लेंडर्स जो 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 कारोबारी लोग हैं उनके लिए 24-25% जी। तो वो तो खुद ही जो है वो इन्होंने कह दिया कि उस पर तो कोई जो है वो नहीं लेगा, राइट। अब इसके बाद एक IMF का प्रोग्राम आएगा जी। IMF के प्रोग्राम के बाद बिल्कुल जो है वो एक और रिफॉर्म और एडजस्टमेंट्स हमें चाहिए, और उसमें कुछ एडजस्टमेंट जरूरी है। ठीक। मेरे ख्याल में जो बात IMF प्राइवेटाइजेशन की करता है वो जरूरी है। मेरे ख्याल में जो बात IMF करता है एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी बनाने की, वो जरूरी है। लेकिन इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि इसमें बहुत से कदम ऐसे होंगे जो PMLN के पॉलिटिकल कैपिटल को और भी बुरी तरह एरोड करेंगे, और दूसरा पहलू ये है कि जो पॉलिटिकल विल होना चाहिए ना जी, मुश्किल इक़दामात का ब्लैक एंड व्हाइट तरीके में लेने के लिए, वो माजरत के साथ PMLN में वैसे ही नहीं था। जब आप 17 सीट की हुकूमत बनाएंगे तो उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में बहुत रास्ता अभी आगे है। ओके। और उसमें 2-3 गलतियां ये जो कर सकते हैं, एक तो ये कि कॉस्ट साइड पे कोई फोकस नहीं है। कल भी शहबाज राणा का आर्टिकल आया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अपने सारे बाबूस को ऑनरेरियम दे रहा है। मेहताब साहब को शायद बेहतर पता होगा, लेकिन सिंबलिज्म बड़ी गलत होती है और पूरा एक ट्रेंड सेट कर देता है कि अक्रॉस द बोर्ड, मतलब जून में जो है वो तनख्वाहें भी बढ़ेंगी और जो आपके पास फिस्कल स्पेस होगी गारंटी, ठीक,
वो चली जाएगी। सर इस पे तो आपने अगर फिस्कल साइड पे हम बात ठीक है, आपने जो नहीं नुकात कर रहे, उठाए, एक मैं और- इसका जरा जवाब भी ले लेता हूं। आपने जो नुकात उठाए, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, सर क्या कहेंगे? एक तो ज़ाहिर बात है PMLN का, उन्होंने कहा कि जो IMF के प्रोग्राम में जाएंगे, कल आप भी असेंबली में मौजूद थे, वजीर खजाना साहब ने कहा कोई और ऑप्शन नहीं है, एंड आल्सो देयर इज नो प्लान बी, पहले चर्चा होता था। तो आपके जो सियासी मुखालिफ हैं वो कह रहे हैं इससे आपका पॉलिटिकल कैपिटल और ज़्यादा इरोड होगा, और पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए। साथ में उन्होंने ज़ाहिर बात है वो जो बात की है, वो जो मेरे ख्याल में अलाउंसेस दिए गए हैं, वो महताब साहब बताएंगे, जो शहबाज राना साहब की स्टोरी, इस पर आप क्या कहते हैं? तैयार हैं इसके लिए पॉलिटिकल कैपिटल और भी इरोड होने के हवाले से? वारुल हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मेरे भाई तैमूर झगड़ा साहब, इन्होंने कुछ बातें की इकॉनमी के हवाले से। तो सबसे पहली बात यह कि इसहाक डार साहब के ऊपर इन्होंने बात की। अभी फिल वक्त वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के ऊपर काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम जारी सारी है। आपने देखा कि ईरान का विज़िट हुआ, सऊदी विज़िट हुआ, अभी PM का भी एक्सपेक्टेड है विज़िट सऊदी अरेबिया। तो उसकी ये ममालिक का आना जाना, और जिस तरह वो चाइनीज़ कंपनीज़ भी आ रही हैं और दीगर फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, एक ट्रस्ट रिपोस वो पाकिस्तान में कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी में कर रहे हैं। तो ये इनके अपने दौरे हुकूमत में तो इनको शायद याद नहीं है कि मांगे तांगे के वज़ीर ख़जाना जितने इन्होंने लगाए, इन वन आफ्टर दी अदर, मतलब इनकी इतनी बुरी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, और उन्हीं बुरी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का खमियाजा आज पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम भुगत रही है। इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर देम एंड देयर गिफ्ट्स ऑन इकोनॉमी, आज पाकिस्तान इस नहज और स्टेज पे ना होता। पहली तो बात ये। दूसरी बात जहाँ तक इन्होंने की कि मिफ्ता इस्माइल साहब, वो एक इंटरनल पार्टी का मामला था, और अभी मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, ऑब्वियसली हमने ब्लैक एंड वाइट ये चीज़ बताई है कि IMF के पास जाए बगैर कोई चारा नहीं था। हमने इनकी तरह ये नहीं कहा कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, और बिल्कुल 11th आवर पे IMF के पास गए और फिर मुल्क को जो नुकसान पहुंचा वो आपने देखा। IMF का अल्हम्दुलिल्लाह जो स्प्रिंग मीटिंग्स हुई हैं, अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने वो अटेंड की हैं, और बड़ा अच्छा एक मुस्बत उसका नतीजा निकल रहा है, और 1.1 बिलियन डॉलर्स की जो ट्रांच है वो भी रिलीज़ होगी इंशाल्लाह। और उसके साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान कि हम बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर हमने जाना है, शॉर्टकट कोई भी नहीं है। अगर आप कहें कि शॉर्टकट किसी तरीके से मिल जाए, क्योंकि जो इकोनॉमी के हालात ये लोग छोड़ के गए हैं उसको बेहतर करने में 16 महीने की PDM की हुकूमत में भी जो इल्ज़ाम हमारे पे लगाते हैं, ऑब्वियसली ये तो कहते हैं ना पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल जो आपका वोट बैंक है उसको डैमेज करेंगे, वो तो हम 16 महीने में ऑलरेडी कर चुके थे। तो अब आई थिंक बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो हमारा जो फोकस है वो इकोनॉमी को बेहतर करने पे है, एंड ऑब्वियसली एक शॉर्ट टर्म भी है, एक मीडियम टर्म भी है, और एक लॉन्ग टर्म भी प्लान हमारा उसमें है, लेकिन प्लान बी नहीं है। प्लान देयर इज ओनली वन प्लान, एंड प्लान ये है कि IMF प्रोग्राम में रह के आपने बेहतरी लानी है, और उसमें बेहतरी ला रहे हैं विद द ऑब्वियसली सप्लीमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, मेहताब आप क्या कहेंगे? डिस्काउंट रेट की भी बात की झगड़ा साहब ने, और मेरे ख्याल में वही बात शायद मिर्जा अख्तियार बेग साहब ने भी की थी। दूसरा वो शहबाज राना साहब की स्टोरी को कोट कर रहे थे, उस पर आप भी कमेंट कीजिएगा। जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बुनियादी तौर पे जो IMF का प्रोग्राम था स्टैंड बाय अरेंजमेंट, उसमें पहले 9 माह के अंदर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पे पाबंदी थी। ठीक, हमने उनसे कमिटमेंट की हुई थी कि हम सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं करेंगे, टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की इजाज़त थी। अब एक फ़र्क है जो सप्लीमेंट्री ग्रांट में और टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट में है। सप्लीमेंट्री ग्रांट ये है कि आपने बजट में उसकी कोई अप्रूवल नहीं दी हुई। टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट ये है कि आप विद इन एलोकेशन ऑफ द बजट एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही हमने IMF का रिव्यू कंप्लीट किया, उसके बाद सप्लीमेंट्री ग्रांट को किसी तौर पे भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि इस तरह की फिस्कल सिचुएशन के अंदर कि जहां पे हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो इस साल जो हमने रिवाइज्ड फिगर्स किए हैं वो जो हमने बजट में किया था उससे ज्यादा होने के चांसेस है। उसकी बुनियादी वजह भी ये मैं उसी के साथ जोड़ता हूं जो ये बात बुनियादी कर रहे हैं कि हमारी जो डिस्काउंट रेट है, जो पॉलिसी रेट है, उसकी वजह से आम अल्फाज में बताएगा ताकि एक आम आदमी को समझ आए। जो शरह सूद है, शरह सूद है, ताकि एक आम आदमी को समझ आए। डिस्काउंट शरह पॉलिसी सूद इस टाइम पाकिस्तान का जो एक्सपेंडिचर्स का हेड है, हम जितने रेवेन्यूज जमा कर रहे हैं ऑलमोस्ट, अगर वो सारे के सारे NFC के तहत सूबों को ना भी दिए जाएं तो वो सारे के सारे सिर्फ डेट सर्विसिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जो कर्जे हमने लिए हुए हैं उनकी सूद की अदाई, बस 9.4 ट्रिलियन टारगेट है FBR का, 8 से 8.5 ट्रिलियन सिर्फ शरह सूद की अदायगी है। ठीक है। एक तो ये मसला है जो कि मैं समझता हूं। अब अच्छा, एक मैं आपको बताऊं, अभी 29 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है। ओके। और तो ये की जा रही है कि जैसे ही इन्फ्लेशन जरा कम हुई है तो
50 to 100 बेसिस पॉइंट्स शायद उसके इन्फ्लेशन अब अंदर कितनी कम हुई है? वजीर खजाना साहब तो कह रहे थे कि 20% पे आ गई, 38% से 38% से 20% के लगभग आई है। लेकिन अगर आपने एडजस्टमेंट्स मजीद करनी है, जैसे कि हम IMF के नए प्रोग्राम की बात कर रहे ठीक है। हैं, तो शायद उसके बाद ज्यादा जो है ऊपर चली जाए। एक इंपॉर्टेंट आखिरी बात, हाँ। जो GDP ग्रोथ है वो सबसे इंपॉर्टेंट ठीक इंडिकेटर है। है। अगर 2% भी होती है तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ 2.6 है। ओके, तो उसको तो उससे वो ज्यादा तो ग्रोथ तो हो रही है बुनियादी तौर पे ठीक है। अगर डॉलर टर्म्स देखें तो शायद हमारी इनकम बढ़ने अब के जरा बजाय जल्दी कम से होगी। शहबाज राना की स्टोरी पे कमेंट कीजिएगा। झगड़ा साहब ने ट्वीट भी किया, आज भी प्रोग्राम में भी मैं बात की है। समझता हूं जी, अकील उसको साहब से जवाब भी लेंगे। मैं समझता हूं उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये है, हम फिस्कल कंसोलिडेशन की और ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरह के बोनसेस देंगे तो उसको ये जस्टिफाई अकील नहीं मलिक किया जा सकता। साहब, मेरे ख्याल में सिंबलिज्म भी बड़ा मैटर करता है। इस पे आपकी मैं चाहूंगा कि इस पे इस जरूर पे, कमेंट कीजिएगा। आपने भी पढ़ा होगा ये जो लेकिन जनरली स्पीकिंग वजीर आजम साहब ने एक बड़ी अपनी क्लियर पॉलिसी ऑस्टेरिटी मेजर्स के हवाले से वाज़ेह उन्होंने अपनी मेडन स्पीच में ये बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो शायद खर्चियां हैं उस पे डेफिनेटली तो फिर ये exceptions नहीं होनी चाहिए। नहीं, एक्सेप्शंस नहीं होनी चाहिए, और आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड उसकी एप्लीकेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह का सप्लीमेंट हुआ है तो नहीं होना चाहिए उसको, एंड फॉर दैट रीजन बिकॉज प्राइम मिनिस्टर खुद जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स में बिलीव भी करते हैं, एंड एक्चुअली ही वॉक्स द टॉक। वो तो अमलन तौर पे करके दिखाते हैं। ठीक है मिर्जा साहब, मैं आपसे बेग साहब आप भी इस पे जवाब दीजिएगा। आपका और तैमूर झगड़ा साहब का नुक्ता जो शरह सूद की बात की है, अब इसका हल बताएं। तशखीस तो हम सारे कर देते हैं, मैं चाहूंगा जरा सोल्यूशन बेस्ड गुफ्तगू भी, और इसका हल क्या है, इसको कैसे कम किया जा सकता है? जो निहायत अहम है कि डिस्काउंट रेट और बैंक के लेंडिंग रेट जो बढ़ाए थे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बढ़ाए थे। इन्फ्लेशन नहीं कंट्रोल हो सका, अब जाके वो 21% पे आया है, और तवक्को है कि आइंदा साल 15% तक आ जाएगा। इसके माने है कि अब जवाब बन गया है डिस्काउंट रेट को कम करने का, और इस बार मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिव्यू है उसमें 2% तक की बात हो रही है कि 2% तक डिस्काउंट रेट हम कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से लैंडिंग रेट आपके मजीद कम होंगे। लेकिन इसका पूरा ताल्लुक अफरात ज़र से है, और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो IMF की रिक्वायरमेंट है जिसको हम लेके चल रहे हैं, उसके दो मकासद होते हैं। एक तो टू कंटेन इन्फ्लेशन, अफरात ज़र को रोकना, कंट्रोल करना, और दूसरा है GDP ग्रोथ को ट्रिगर करना, यानी GDP ग्रोथ को बढ़ाना। मुझे बड़ा अफसोस है कि इस वक्त ये दोनों मकासद टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से हासिल नहीं हो सके। हम 22% पे डिस्काउंट रेट भी ले गए, और हम 24% बैंकों के लैंडिंग रेट पे भी आ गए, लेकिन अफरात ज़र अपनी जगह मोरलेस वहीं पे खड़ा हुआ है स्टबन हैसियत से, और साथ ही साथ GDP ग्रोथ हमारी बढ़ने के बजाय कम हुई है। हमारा रिव्यू डाउनवर्ड हुआ है 1.9% पे। अब करें क्या सर, ये बताएं वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड बिल्कुल यही, अफरात ज़र को कंट्रोल करके आप डिस्काउंट रेट और लैंडिंग रेट कम करें। आपके पूरे रेवेन्यू सही का वहां पे घुस जाते हैं। आपके जो इस वक्त टोटल रेवेन्यू 9.4 ट्रिलियन का है, उसमें 8.4 ट्रिलियन आपके टैक्सेस में जा रहा है, सॉरी मार्कअप में जा रहा है, तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और ये डिस्टॉर्शन हर जगह ये चीज इफेक्ट कर रही है आपको बुरी तरह से। अल्लाह का शुक्र है इन्फ्लेशन अब किसी हद तक कम होना शुरू हुआ है। फौरन से पेशतर रिव्यू पे मुझे उम्मीद है 2% आपकी इंशाल्लाह जो डिस्काउंट रेट कम करेंगे तो 3%, 3.5% तक लैंडिंग रेट कम हो जाएंगे। उससे ट्रेजरी बिल भी नीचे जाएगा। हुकूमत को जो ट्रेजरी बिल महंगा खरीदना पड़ रहा है हायर यील्ड पे, वो भी कम होगा। नई इन्वेस्टमेंट शुरू होगी, लोग जेब में हाथ डालेंगे, क्योंकि 24-25% पे कोई बिजनेस वायबल नहीं है, कोई सनत वायबल नहीं है। इसलिए श्रिंक इकोनॉमिक एक्टिविटीज श्रिंक हो रही है। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट आपको सुन के ताजुब होगा, अंदर एडजस्ट कराया गया है बढ़ाने के बजाय, यानी फैलाव के बजाय टुकड़ा है। ये प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट निजी शोबे के कर्जे को कहते हैं, जो ये बड़ा अहम नुक्ता। ये बेग साहब, फिर आपका असेंबली में होने का ये फायदा होना चाहिए कि इस नुक्ते को जो आप यहाँ पर प्रोग्राम में हैमर कर रहे हैं इसको ज्यादा तेजी से तगड़े अंदाज में उठाएंगे, और इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। सर बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने हमें ज्वाइन किया। तैमूर साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ज़ाहिर बात है यहाँ पर मेहताब साहब ने भी बात की और बैरिस्टर अकील साहब और बेग साहब भी कर रहे हैं, सूबों को भी NFC का बहुत बड़ा हिस्सा जाता है, और बहुत से मौशी माहिरीन तो कहते हैं इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे 2-3 शोज़ में खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आए, और हमने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी सुना कि उनके बकाया जात हैं
اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے بقایا جات جو ہیں سیٹل ہوں تاکہ جو صوبہ خیبر پختونخوا کی مالی حالات ہیں ان میں اتنی بہتری نہیں آئی. چونکہ آپ ہیلم آف افیئرز میں رہے تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ کیا وجہ بنی. ایک عمومی طور پہ بات کی جاتی ہے کہ صوبوں کو وسائل تو چلے جاتے ہیں, خود سے وہ ریونیو نہیں جنریشن کے لیے کوئی صحیح تدبیر کرتے جس کی وجہ سے ان کے خزانے خالی رہتے ہیں. سر بتائیں گے اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, ایک مس نومر ہے. انوار صاحب اگر اجازت ہو تو جو آپ کا سوال تھا اس سے پہلے حل کیا ہے وہی بتا دیتا ہوں. جی حل بتائیں. 4-5 موٹی چیزیں اس میں یہ بھی آئے گا, 1-2 منٹ لگیں گے سر پلیز. پہلی 2 ایشوز ہیں نا, ایک فسکل ایشو ہے, اخراجات زیادہ ہیں آمدن کم ہے, ایک فورن ریزروز کا ایشو ہے جی, اور یہ 2 پرپیچوئل ایشو. ٹھیک ہے, ریونیو زیادہ کرنی ہے, ریونیو زیادہ کرنی ہے آپ کو, لوگوں میں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. تو فار ایگزامپل ریٹیلرز کو لائیں ٹیکس میں, بالکل لائیں. یہ میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں, یہ کر نہیں سکیں گے لیکن بتا دیتا ہوں, اس میں کچھ چیزیں فی الحال لا تو رہے ہیں, یکم اپریل سے شروع تو کیا ہے نا سر. میں کہہ رہا ہوں ان میں کچھ چیزیں پائپ لائن میں ہیں. جی جی. اچھا, پہلی چیز ریونیو بڑھائے, لیکن ریونیو بڑھانے سے آپ کا فسکل سائڈ جو ہے وہ صرف نہیں چلے گا. آپ کو اپنے پبلک سیکٹر ایکسپینڈیچر کی کاسٹ ریسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی. میرے خیال میں یہ ریونیو سے بہت بڑی چیز ہے. جی, یہ جو میں نے پہلے بات کی نا آنریریمز کی اور تنخواہوں کی, اور ساتھ جو ساری گورنمنٹ ساری پارٹیز کے جو ہے وہ کلاس 4 کی بھرتیوں سے لے کے, اور جو بندہ بھرتی ہوتا ہے وہ 60 سال پینشن لیتا ہے اور 30 سال ملازم ہوتا ہے. یہ سسٹم نہیں چل سکتا, دنیا میں کہیں نہیں چلتا. ٹھیک ہے, کیا یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ کی جو فسکل کاسٹ سائڈ ہے وہ بھی لاکڈ ان رہے گی, اور آپ کی گورنمنٹ میں بہتر کیپیبلٹی بھی نہیں آئے گی. کیونکہ اگر یہ سسٹم چینج ہو تو آپ کم لوگوں کو زیادہ پیسے دیں, باقی پھر دیں. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز تو فسکل سائڈ پہ آپ کو کاسٹ کو دیکھنا ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ جو ڈیولپمنٹ اخراجات, اگین مہتاب صاحب کو پتہ ہے بہت سا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ڈیولپمنٹ پہ نہیں لگتا, وہ بھی تنخواہوں پہ لگ جاتا ہے, پروجیکٹس بنتے ہی ایسے. اس سے بہتر ہے کہ جو کچھ فسکل سپیس فری ہو وہ آپ دے دیں آپریشنل ایکسپینڈیچر کو, ایجوکیشن کے, ہیلتھ کے, تاکہ جو سکولز, کالجز, یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں ان کو پیسہ چلے. کیا یہ سب اپنے حلقوں میں پروجیکٹس جو ہے وہ روک سکتے ہیں؟ اسی سے تو وہ ووٹ لیتے ہیں, ووٹ بنتے نہیں. خیر, یہ فسکل سائڈ ہو. جو دوسری سائڈ ہے میرے خیال میں جو آپ کی سائڈ ہے فورن ریزروز کی, جو یا آئے گی انویسٹمنٹ سے, یا پھر وہ آئے گی آپ کے ساتھ ریمیٹنسز سے, یا پھر وہ آئے گی ایکسپورٹ سے. ٹھیک, ریمیٹنسز سے جو آتی ہے وہی آئے گی. ٹھیک ہے, آپ کے ایکسپورٹس اور آپ کی انویسٹمنٹ دونوں جڑے ہوئے ہیں, اور یہ 1-2-3 سال میں زیادہ نہیں ہو سکتے. بلکہ ہم بات کر رہے ہیں پچھلے 10 سال میں تو پی ایم ایل این کے کم ہوئے. پیپلز پارٹی کے ٹائم میں 25 ارب تھے, جب اسحاق ڈار کے 5 سال گزرے تو وہ 24 ارب تک کم ایکچولی ہوئے تھے. ایکسپورٹس کی بات کر 10 اور 18 کی بات کر رہے ہیں, ایکسپورٹس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کے دور میں کتنی ہوئی سر؟ ایکسپورٹ زیادہ کرنے ہیں, کوئی اور آلٹرنیٹو نہیں ہے کہ آپ دنیا کو پولیٹیکل سٹیبلٹی اور پالیسی سٹیبلٹی دونوں دکھائیں. یس, اس کے ساتھ میں آ جاتا ہوں تیسری چیز پہ. پولیٹیکل سٹیبلٹی اور پالیسی سٹیبلٹی فیک الیکشنز کے ساتھ نہیں آ سکتی. تو جب تک آپ ایک پولیٹیکل سسٹم کو سب کمٹ نہ کریں, ساری پارٹیاں بھی, سارے ادارے بھی, کہ اس سسٹم کے تحت چلانا ہے. میں باہر انویسٹر ہوں, میں بات کروں گا. there's a reason کہ سعودی عربیہ 2-3 سال سے کہہ رہا ہے کہ میں نے پیسے انویسٹ کرنے ہیں, لیکن $75 ارب چھوڑے, فی الحال $75 نہیں آئے. امید ہے کہ آ جائیں گے آپ. ٹھیک, لیکن اگر ایکچولی انویسٹمنٹ لانی ہے, ایکچولی ایکسپورٹ زیادہ کرنے ہیں, تو آپ کو ایک کمپیٹیٹو اکانومی چاہیے, اور آپ کو پالیسی سٹیبلٹی چاہیے. فی الحال آپ کسی بھی بڑے بزنس مین سے دیکھ لیں, جیسے ابھی ہمارے ساتھ ہمارے دوست تھے, لیکن میں 25% کے تو پیسے لے نہیں سکتا. سر آپ نے بڑی, تو ہمارے بڑے بزنسز کیا کر رہے ہیں, وہ انویسٹمنٹ تو انہوں نے فورن انویسٹمنٹ چھوڑے, ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بھی روکی بھی ہے نا. لوگ یا اپنے پیسے باہر نکالیں گے, یا وہ بینک اکاؤنٹ سے نکالیں گے, تاکہ وہ 24-25% تو ملے. جوگرا صاحب بڑے عام بات اٹھائیں آپ نے, میں چاہوں گا اس کا جواب لیتے, پھر وہ میرے سوال کا جواب میں نیکسٹ راؤنڈ میں لوں گا کہ صوبے اپنے ریونیو جنریشن کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں.
بلسا صاحب بتائیے کہ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ انہوں نے پبلک سیکٹر ریفارمز کل میں دیکھا وزیر خزانہ صاحب بھی کہہ رہے تھے، عمر ایوب صاحب کو کہہ رہے تھے کہ پاور سیکٹر میں ریفارمز کرنی ہے، ان کو نجکاری کرنی ہے. پھر جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں تھی لیکیجز ہیں ان کا خسارہ ہی اربوں روپے کا ہے، اگر ان کو ختم کریں گے، نجکاری کریں گے یا کوئی ریفارمز کریں گے تو آپ سماجی بہبود کے لیے پیسے الوکیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی یہی بات، لیکن ساتھ میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اور دوسری دفعہ جو آپ لوگوں کی جو سیٹیں ہیں ان کو شک کی نگاہ سے تیمور جھگڑا صاحب دیکھ رہے ہیں. کیونکہ کل بھی ہم ایک شو میں اکٹھے تھے اور ہماری خاصی بحث اس موضوع پہ ہو چکی ہے، تو I actually wouldn't touch much upon it. However, جو انہوں نے بات کی تو میں کافی حد تک دیکھیں ان کی بات سے اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا ایک روڈ میپ اور پلان انہوں نے دیا اور بتایا. کیا ہی خوشائن بات ہوتی کہ یہ اپنے دورہ حکومت میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جاتے اور کوئی نتائج سامنے آ جاتے. اس وقت تو یہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، اور جتنے انہوں نے ابھی روڈ میپ کلیئرلی ایک اکنامک روڈ میپ ہمیں ٹی وی پہ بیٹھ کے دکھایا ہے، شاید یہ اس ٹائم امپلیمنٹ بھی کرتے جب ہیلم آف افیئرس پہ خود بیٹھے ہوئے تھے. ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ان کی بات بالکل درست ہے کہ ہمیں ایکسپورٹس، اور ہماری ڈے ون سے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹس میں ہمیں زیادہ جو ہے وہ تیزی لانی ہے. اور ہمارے جو لارجسٹ ایکسپورٹ پارٹنر ہے یو ایس، اور اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں پھر اگین بات ہوگی کہ پولیٹیکل بات کر دی، مطلب ای یو کو بھی خط لکھ دیا انہوں نے، کہا جی کہ آپ جی ایس پی پلس جو ہے وہ اسٹیٹس واپس لے لیں. وہ تو فری مارکیٹ ہے، کہا کہ ہم نے لکھا ہی نہیں، بس یہ لکھ دیتے ہیں نا پھر یو ٹرن لے لیتے ہیں، مسئلہ یہ ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ آئی تھنک ان کو یاد کرانی پڑتی ہیں وقتاً فوقتاً. اچھا، آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کراچی میں کہ ہمیں مینڈیٹ ملا ہے پنجاب میں ان کو، خیبر پختونخوا میں مرزا اختیار بیگ صاحب کی جماعت کو، سندھ میں وفاق اور بلوچستان میں اتحادی حکومتیں. اب ہمیں سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ذاتی پسند سے ہٹ کر کام کرنا چاہیے. تو ان کو کیسے انگیج کیا جائے گا؟ دیکھیں نا ابھی بھی وہ اسی نقطے پہ ابھی تک ان کا سٹینڈ ہے. وزیر اعظم صاحب کا آج دورہ کراچی تھا اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ویل ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. ہم سب کو اکٹھے مل کے پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے، اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں اکٹھے کام کرنا ہے. پولرائزیشن کو ختم کر رہے ہیں. اور ایکچولی دیکھیں نا اب ہاؤس کا جو ابھی بزنس چل رہا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں اجلاس جو ہمارا جاری ہے اس میں عمر ایوب صاحب، ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن، باقی ان کے ممبران بڑے تحمل سے ہیں، وہ ہماری بات سن رہے ہیں، ہم ان کی بات سن رہے ہیں. سو دس از اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن. کیونکہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی جو ہے وہ obviously اس میں چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور ہاؤس کا آرڈر کس طرح چلانا ہے، ہاؤس کو کس طرح بہتر طریقے سے، خوشائن طریقے سے مل جل کے سارے معاملات طے کرنے ہیں، چلنے ہیں آگے. تو یہ obviously ایک بڑی ذمہ داری ہے. بولڈ ڈیسیجنز کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے. بیرسٹر عقیل صاحب اس پہ دیکھیں کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس بات پہ مانتے ہیں، جس طرح وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو کہ پاکستان پہ بوجھ ہیں، اور obviously وہ ایک اس میں باقی لیکیجز بھی بہت ہیں اور برڈن بھی بہت زیادہ ہے اسٹیٹ کے اوپر، تو ان کو کم از کم جو ہے پرائیویٹائزیشن کے بارے میں پی آئی کی نجکاری ہے، ایئرپورٹس ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاور جنریشن پلانٹس بھی ہیں. مطلب یہ تمام تر چیزیں ہیں جو اسٹیٹ شوڈ ناٹ بی ان دا بزنس آف ڈوئنگ بزنس. مطلب یہ وزیر خزانہ صاحب نے تو بڑی آؤٹ رائٹلی انہوں نے کیٹیگوریکلی اسٹیٹ کیا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں دنیا پوری میں چلتی ہیں. تو پھر آپ حلقے میں جو پروجیکٹس ہیں وہ کیسے فائنانس ہوں گے جو کہہ رہے تھے تیمور جھگڑا صاحب؟ نہیں، وہ سیاسی معاملات ہیں، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. پروجیکٹس آپ لے کے آئیں، میں اپنے حلقے کی بات کروں تو میرے سے آلریڈی ایکسپیکٹیشن ہے کہ میٹرو بس جو ہے پنڈی سے ٹیکسلا تک لے کے آیا جائے. تو obviously یہ تمام تر چیزیں دیکھنی ہے کہ اگر گورنمنٹ کے پاس اس طرح کوئی روم ہے، کوئی فنڈز اویلیبل ہیں، تو obviously یہ پروجیکٹس امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں، انیشیٹ کیے جا سکتے ہیں. بتاؤ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بڑی امپورٹنٹ جو بات ہے اس کے اندر دیکھیں، اس ٹائم جو فسکل فیڈرلزم ہے اس میں بڑا کلیئر یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، پروونسز کے پاس ہیں. یہ جو این ایف سی کی بات ہے، خالی ہیں پروونسز کی. اب یہ کے پی میں کہہ رہے ہیں ہمارے 1500 ارب روپے دیکھیں بنیادی طور پہ وہ ایک ہائیڈل پروفٹ کا جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹ ہے، اور وہ میرے خیال میں کافی 20-25 سال سے جو ہے میں بھی سن رہا ہوں جرنلزم کرتا جا رہا ہے وہ. جی بالکل، وہ ایک ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو پروونسز کے پاس چونکہ این ایف سی کے تحت ہم جتنے پیسے جمع کرتے ہیں اس میں سے 58.5 بلکہ 62% صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں. اچھا، اب پرابلم یہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جھگڑا صاحب اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے. اگر آپ فسکل فیڈرلزم کی بات کریں تو جی ایس ٹی آن گڈس مرکز کے پاس ہے، جی ایس ٹی آن سروسز صوبوں کے پاس ہے، ٹھیک ہے، ایگریکلچر انکم ٹیکس صوبوں کے پاس ہے، پراپرٹی کا ٹیکس صوبوں کے پاس ہے. تو صوبوں کو اپنے بھی این ایف سی کو ریورس کرنے کی بات میں کم از کم نہیں کرتا. اوکے، میں یہ کہتا ہوں کہ
آپ کو اپنے ریسورسز جنریٹ کرنے کے بارے میں ڈیفینیٹلی بات کرنی چاہیے. اور تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے, صوبوں کو پی ایف سیز بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ پروویشنل جو فائنانس کمیشنز. جی تاکہ وہ ڈسٹرکٹس اور لوکل گورنمنٹس جو ہے وہ بھی اسٹرانگ ہو. اوکے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, انہوں نے ایکسپورٹس کی بات کی. ایکسپورٹس ٹھیک نہیں ہو سکتی یا بڑھ نہیں سکتی جب تک ہمارا بجلی, گیس اور ٹیکسیشن کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام بھی آپ دیکھیے گا کہ فوکسڈ ہوگا انرجی سیکٹر ریفارمز کے بارے میں اور ٹیکس کی ریفارمز. اور آخری بات, یہ جو ایکسپینڈیچرز کی بات انہوں نے کی, پینشن کی ریفارمز کے ساتھ اس ملک کو اب نہیں چلایا جا سکتا. کنٹریبیوٹری پینشن پہ جانا پڑے گا. یہ جو 4-4 5-5 نسلیں چلتی رہتی ہیں پینشن کے نام پہ, یہ کام بند کرنا پڑے گا. رولز آف بزنس چینج کرنے پڑیں گے. یہ بنیادی ریفارمز ہیں. پہلے لوگ خطے غربت سے نیچے رہ رہے ہیں, اور جو پینشنرز ہیں اگر ان کی پینشن بند ہو گئی. پینشن ریفارم کیا ہوا ہے مہتاب صاحب سے, یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, کے پی نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا. اچھا, یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. یہ بات ٹھیک. بیرسٹر صاحب آپ نے کہا تھا کاغذ پہ بیٹھ کے سارا پلان بتا رہے ہیں آپ کے. انہوں نے سٹارٹ کیا, امپلیمنٹ وہ پوچھ لیں ان سے کیا حالت ہے. اب امپلیمنٹ کی کیا حالت ہے سر؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے شروع تو کیا لیکن عملداری جو ہے وہ اس کے حالات اچھے نہیں ہے جو مہتاب حیدر صاحب کہہ رہے ہیں. وہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی فالو کیا, کیونکہ امداد کوسال صاحب وہاں پہ 2-3 مہینے چیف سیکرٹری تھے. جب انہوں نے دیکھا, آج کل فائنانس سیکرٹری ہیں. جی فائنانس سیکرٹری ہے, وہ پنجاب بھی دیکھ رہی ہے, وہ سندھ بھی دیکھ رہی ہے, اور اس سے مشکل کام نہیں تھا. اور مہتاب صاحب کو ایکچولی میں کہوں گا صرف شروع نہیں کیا. میں آپ کے این ایف سی کے کوسچن پہ آتا ہوں کہ مہتاب صاحب نے بھی بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے. جو صوبہ کے ٹیکنیکل, جی ان کے خزانے کیوں خالی ہیں پھر اتنا 62% جا رہا ہے؟ تو ایک کام پینشن کا باقی ہے, 80% ہو چکا ہے. obviously جو 20% رہتا ہے وہ سب سے مشکل ہے, لیکن جو ایک کام باقی ہے نا, ہمارے سارے نئی امپلائیز جو ہیں وہ ابھی 40 سے 45 ہزار وہ یہ کنٹریبیوٹری پینشن پہ. جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں نا, مسئلہ ان کا بھی ہے, ان کا پینشن سال میں 25% انکریز ہوتا ہے جو, اور وہ نیشنل پینشن آؤٹ لے 1.5 ٹریلین روپیز ہے. ان کو بھی ایک پینشن ٹیکس دینا پڑے گا. باقیوں میں ہم نے پہل کی, اس میں فیڈرل گورنمنٹ کر لے. اب آپ کا جو این ایف سی کا تھا نا, دیکھیں یہ چیز میرے خیال میں جینوینلی مس انٹرپریٹ ہوتی ہے. کیوں؟ 2 ٹائپ کے ٹیکسز ہیں. ایک وہ ٹیکسز ہیں جو کلیکٹ کرنا آسان ہے, ایک وہ ٹیکسز ہیں جو کلیکٹ کرنا مشکل ہے. ہمارا سسٹم آئیڈیل نہیں ہے, لیکن اگر آپ سیلز ٹیکس آن سروسز کو صوبوں کو ملا ہے نا, اگر آپ وہ دیکھ لیں, اس وقت وہ ایس پی آر کلیکٹ کرتا تھا تو اس کی گروتھ ریٹ 5-6% سے زیادہ نہیں تھی. اس کی گروتھ ریٹ جب سے صوبوں کو ملا 25 سے 30%. اب اس سے زیادہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی میں کلیکٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ہم نے 3 سال میں کے پی میں 10 ارب سے 30 ارب کی, ایک ایگزامپل میں دیں. لیکن جو بعض ٹیکسز ہیں جیسے پراپرٹی کے ٹیکس ہیں, ایگریکلچر کے ٹیکس ہیں, یا پھر سیلز ٹیکس جو ریٹیلر سے ٹیکس ہے, ٹھیک, نہ فیڈرل کا لے سکی نہ صوبے لے سکے, کیونکہ کلچر نہیں ہے. اور اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ صوبوں سے پیسے واپس لیں, کیونکہ فرینکلی میں آپ کو بتاتے دیتا ہوں, پنجاب کے علاوہ کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ کیش رچ نہیں ہے. آپ این ایف سی کو چھیڑیں گے غلط طریقے سے تو ایک اور کالا باغ ڈیم جو ہے وہ بلاسٹ ہوگا. ٹھیک, وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آپ نے اگر ایکچولی ٹیکس نظام ٹھیک کرنا ہے, سارے صوبوں کو ایف بی آر کے بورڈ پہ کرسی دیں, یہ ڈیسیجنز کلیکٹیولی کریں ٹیکس کے, تاکہ صوبوں کی اونرشپ ہو. سسٹم ابھی ایسے کرے گا. میں مثال آپ کو دیتا ہوں, ہم نے صرف پینشن کا نظام نہیں ٹھیک کیا, ہم نے صرف کے پی آر اے کی ریونیو 3 سال میں نہیں کی. میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ بھی آفر کی کہ جی آپ ہمارے لیے ایگریکلچر انکم ٹیکس کلیکٹ کر لیں, کیونکہ آئیڈیلی ایک ہونا چاہیے, آئین میں نہیں ہے, چونکہ آئین نہیں بدل سکتے. میں نے کہا آپ کر لیں. لیکن سر یہ تمام چیزیں تو آپ اہم نکات اٹھا رہے, جھگڑا صاحب, یہ تمام چیزیں تب ہوں گی نا جب سیاسی اسٹیبلٹی بھی ہوگی. جمعے کو تو آپ پھر احتجاج کر رہے ہیں, تو یہ تمام جو کام کرنے ہیں تو یہ احتجاج بھی ساتھ ساتھ چلے گا اور کام بھی ہوں گے, یہ کیسے چلے گا سر پھر؟ نہیں, سیاسی اسٹیبلٹی کے لیے آپ شرمناک الیکشنز نہ کریں. تو جیت تو گئے آپ لوگ, کے پی تو 3-4 جیت گئے ہیں. آپ کہہ رہے ٹیکسلا سے جیتے عقیل صاحب, تو آپ معترض ہیں. کے پی سے آپ لوگ جیت جائیں تو آپ کہتے ہیں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. آپ کو پتا ہے, اور میں چیلنج کرتا ہوں, جو سیٹ آپ کھولنا چاہیں, بلکہ وہ چھوڑیں, الیکشن کمیشن کا ویب سائٹ کھولیں,
अच्छा, जो रिजल्ट्स है ना वहां पे, जो सीट्स पीटीआई जीती है उनके फॉर्म 45 निकाले जो इलेक्शन पे पड़े हुए हैं, उनमें भी हरवाने की कोशिश की, वोट कम किए, जहां पे आरओ का ज़मीर जागा फॉर्म 45 में ज्यादा वोट होगा, फॉर्म 47 में कम वोट होगा, गारंटी, मैंने अपने एमएनए का रिजल्ट देखा। अच्छा। तो सर ये जो कह रहे हैं कि एहतजाज भी साथ हो रहा है, अब परसों एहतजाज भी कर रहे हैं, साथ में बड़ी अच्छी तजवीज़ भी दे रहे हैं, झगड़ा साहब के ग्रिप है माशाल्लाह बिल्कुल, अपने सब्जेक्ट बिल्कुल, पे। बिल्कुल। तो कैसे इसको आप कन्फ्रंट करेंगे? एक तरफ शहबाज साहब कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं पॉलिटिकल कंसेंसस आगे चलें, सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर, साथ में इनका ये इलेक्शन में मुहैया धांधली का, ये 2013 से वैसे चल रहा है इनका। ये वो नेवर एंडिंग सागा है, और यकीन करें अब तो आई थिंक अवाम भी तंग आ चुकी है इस सारे इशू से, और उसके आपके सामने नताइज आगे जो रिजल्ट्स आए बाई इलेक्शंस में, और जिस तरह के इनका अपना वोटर खासा मायूस हुआ है, उस लेवल पे अपने वोटर को निकाल ही नहीं कल सके। हमारे प्रोग्राम में जैन कुरैशी तो वो कहते हैं उसमें भी वही मुबैना धांधली हुई देखिए है। अगेन By-election एलिगेशंस में। है ना, बात ये कि मुतलका फोरम मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, अदालतें मौजूद हैं, वहाँ पे ये लोग जाएं, वहाँ पे उसको एजिटेट करें, मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे आके बस वो शोर वावेला मचा देना, और वो एंड एक्चुअली नोबडी इज एक्चुअली लेंडिंग नियर टू देम नाउ। अब इशू ये है कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम स्टेबिलिटी चाहती है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एंड जनरली ओवरऑल पाकिस्तान में पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना लेकिन चाहती वो है कैसे पाकिस्तानी अचीव अवाम। की जाएगी इसमें? वो तो अब रुकावट ये है, उसका क्या करें? एहतजाज करें, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अच्छा। नोबडी स्टॉपिंग देम फ्रॉम किसी किस्म का भी एहतजाज, ये एहतजाज करें, लेकिन किसी आइन कानून, किसी दायरा कार में रह के, किसी जुमरे में रह के एहतजाज करें। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात ये हुई है कि इन्होंने जो जिस किस्म की रूल 30 की वायलेशन इनके मेंबरान और इनकी पार्टी के लोग ऐवान के अंदर, पार्लियामान के अंदर एहतजाज करते थे, उससे तो कम अज़ कम वो लोग वो प्ले कार्ड्स और तस्वीरें और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो लेके आना बाजे भी बंद लाए हो थे। गए। बाजे भी लेके आए थे जी, वो बाजे लेके आए थे, 2 इनके मेंबर्स वो सस्पेंड भी हुए फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सेशन, और फिर उसके बाद उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी उनको दरगुजर कर दिया जाए। लेकिन जो वायलेशन है, अब जिस किताब से, जिस कायदे कवानीन से, जिस रूल से आपने ऐवान को चलाना है, पार्लियामान को चलाना है, उसी की वायलेशन ये लोग खुद करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो माफी तलाफी वाले मतलब बगैर बाई पार्टीजन सपोर्ट के जो झगड़ा साहब कह रहे हैं, बड़ा अच्छी बात सजेशन दी कि एफबीआर के बोर्ड में सूबों को भी शामिल करें, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फेडरल गवर्नमेंट ले ले। उन्होंने यही कहा कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें टैक्स दूसरा नहीं इकट्ठी कर पाती। कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि हम 9% जीडीपी टू टैक्स रेशियो के साथ नहीं चल सकते। अच्छा, एक बात मैं इनसे जो है ना, सूबों ने जब से यानी 80th अमेंडमेंट के बाद उनकी कलेक्शन बेहतर हुई है। हम फेडरल गवर्नमेंट का तो टैक्स टू जीडीपी रेशो देखते हैं, तो हमें सूबों का भी टैक्स टू जीडीपी रेशो देखना चाहिए ना, उसके अंदर कितनी कंट्रीब्यूशन है उनकी। तो वो देखने वालों को जरा मैं इस बहस को ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में लेके जाना चाहता हूँ। वो लेस देन 1% है चारों सूबों की। क्या लेस देन 1% है इनकी कंट्रीब्यूशन टैक्सेस के अंदर? लेस देन 1%? Less than 1%. तो दैट इज नथिंग। यही तो मसला है ना, जो पोटेंशियल है। अच्छा, इनकी जो इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, नेशनल टैक्स एजेंसी की जरूरत है। अब अजीब बात है, ये सेंटर में जो है वो फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि उसको मजीद एफबीआर को तोड़ दिया जाए। मैं तो नेशनल टैक्स एजेंसी की बात कर रहा हूं, और ये आईएमएफ की जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आई है उसके अंदर भी ये कहा गया है कि आप नेशनल टैक्स एजेंसी की बात करें। उसकी वजह ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जीएस, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं, इनको इतनी आसानी से चेंज नहीं किया जा Yes, सकता। ठीक है। तो सूबे और एफबीआर बैठ के अगर आपस में बातचीत करेंगे और हार्मोनाइज सिस्टम को लेकर करेंगे, तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज पहले में, वफाक और सूबे भी तो आपस में बैठ के बात मैं कर वही रहे हैं। बात कर रहा हूं कि वो ज्यादा बेहतर जो है उसमें फिर टैक्स लोकेशन हो सकती है। एक बात जो है ना, वो एक्सपेंडिचर साइड पे करने में जरूरी समझता हूं। आप ये देखें कि जब पीएमएलएन की हुकूमत थी तो पीटीआई कहती थी ये जो पार्लियामेंटेरियंस के लिए डिस्क्रिशनरी फंडिंग है, हाँ। एसडीजीज प्रोग्राम हम आएंगे तो उसको खत्म करेंगे। अच्छा, पहले पीएमएलएन ने खत्म किया, फिर उसको शुरू कर दिया, फिर पीटीआई ने पहले खत्म किया, फिर उसको शुरू कर दिया। अब अगर वाकई ऑस्टेरिटी चाहते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि आप वो जो पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू करते हैं वो उसका निज़ाम को कम से कम उसके निज़ाम के अंदर जो बेहतरी लाई जा सकती है वो तो लानी चाहिए ना। मसलन उसमें फेडरल गवर्नमेंट जितना कंट्रीब्यूट करती है 50% सूबे भी कंट्रीब्यूट करें, उसकी कोई मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म जो है वो बेहतर कर लिया जाए। ये एसडीजीज का एक बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है। और पिछली हुकूमत में 100 अरब रुपए से ज्यादा इसके लिए रखा गया था। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। Yes. नुकता ये है, बेसिक बॉटम लाइन ये है कि जो भी काम करे उसमें शफाफियत होनी चाहिए। बिल्कुल। बैरिस्टर साहब, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा पैमाना होगा और पब्लिक का
ट्रस्ट भी इसी से बनता है। बिल्कुल, आई एग्री एंड ट्रांसपेरेंसी शुड बी ensured at all levels, whether in government or otherwise. और अगर जो बाकी दीगर इदारे भी हैं, हर इदारे में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जहाँ तक मेहताब साहब ने बात की, SGDs का पूरा एक सेक्रेटेरिएट नेशनल असम्बली के अंदर जो है वो बाकायदा तरीके से काम किए हुए है और वो जारी सारी रखे हुए, लेकिन वो बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त है। अभी तक उसका नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता वो कर रहे हैं और उसके बड़े और भी काम हैं, बजाय इसके कि वो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करके रहे। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ ज़रूर है कि जो जिस तरह ने जिक्र किया कि सिर्फ 1% और लेस दैन 1% जो है वो सूबों की है, तो वफाक को और सूबों को इकट्ठे बैठ के एक हार्मोनियसली ये चीज़, इस इशू को डिसाइड करना चाहिए। और आज ही जो है ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, आज वो हमारा एक बिल नया इंट्रोड्यूस हुआ टैक्स लॉज में अमेंडमेंट के हवाले से, वो अब हम कल हमें मिलेगा तो हम उसको देखेंगे कल के सेशन में और उस पर डिबेट होगी। लेकिन ये अगर विल हो तो, और ये विल पावर अगर शो करें दोनों हम फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एंड ऑपोजिशन वाले भी, और अगर मिलजुल के और ये टैक्स रिफॉर्म्स पे वाक़तन अगर हम सर जोड़ के बैठे और इकट्ठे काम करें तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल। झगड़ा साहब, मेरे ख्याल में इस पे तो इत्तेफाक होना चाहिए, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, जो मुश्तरकात है उन पे मिल के काम करना चाहिए। बड़ा 1% अगर टैक्स पे कंट्रीब्यूशन है, दैट इज़ नथिंग। दूसरा सर, मैं एनर्जी रिफॉर्म्स की भी अक्सर बात होती है, आपने भी ट्वीट किया था सर, ये क्या वजह है कि मैंने तो जाके प्रोग्राम भी किया था मर्दान में, बिजली चोरी के खात्मे के लिए इंसेंटिवाइज भी किया गया था, जिसकी वजह से लोड शेडिंग है, पेस्को में है। सर इसको भी तो ख़त्म किया जाए। ये हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इसमें जो रैम्पेंट करप्शन है, लीकेजेस हैं, इसका कुछ सद्देबाब नहीं निकल सकता एक दूसरे पे डालने के अलावा कि तुम करो, नहीं आप नहीं, मैं नहीं, आप करें। यार हर चीज का निकल सकता है, लेकिन हालांकि सॉल्यूशंस आसान है, मुश्किल भी है। जो 1% का इशू है, और इस पे मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे सीनियर फाइनेंशियल या इकोनॉमी के जर्नलिस्ट हैं उनसे बैठे, एक बात देख लें। आप सारे जो टैक्सेस वफाक के पास है वो सूबों को दे दें, सारे टैक्सेस सूबों के हैं वो वफाक को दे दें, परफॉर्मेंस वही रहेगी। क्योंकि एक्चुअली इन टैक्सेस की पोटेंशियल यही है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देखने, इसको बड़ा करीबी तौर पे स्टडी किया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कहने को तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन केपी में कितने लोगों के पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है, कितने के पास 20 से ज्यादा है, कितने के पास 50 से ज्यादा है, तकरीबन किसी के पास भी नहीं। जो बड़े बड़े खानदान भी हैं वहां भी इतनी जमीन डिस्ट्रीब्यूट हो गई। पाकिस्तान में 95% लैंड होल्डिंग्स ओवरऑल जो है वो मेरे ख्याल में 12 एकड़ से कम है या कोई ऐसे फिगर है, ठीक है। तो वहां पे वो पोटेंशियल नहीं होता जो नजर आता है। तो ये चीजें आपको बड़ी ग्रैन्युलरली देखनी पड़ती हैं। इसलिए जब कोई कहेगा ना कि सूबों को ज्यादा टैक्स जो है वो कलेक्ट करना चाहिए, तो वो दिखा दे, वो रिटेल में मॉडल दिखा दे। और ये ऐसी चीज है जैसे इन्होंने कहा जो प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड, यानी कि लोकल गवर्नमेंट को डेवोल्यूशन, बात 100% ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की कैपेसिटी ज्यादा है, और यहां पे मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, और एक्चुअली बहुत सा इशू हमारी ब्यूरोक्रेसी का है जो कि एक्चुअली सिस्टम पकड़े हुए बैठी होती है। मुझे बता दें, इस्लामाबाद का मेयर है, उसके पास क्या इख्तियार है? क्योंकि दिल्ली में तो एक उनका चीफ मिनिस्टर है, ये अलहदा बात है कि वो बेचारा जेल में है, लेकिन सारा इख्तियार दिल्ली चलाने का दिल्ली की गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। इस्लामाबाद को तो मोहसिन नकवी कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे राना सनाउल्लाह के मुताबिक तो पूरे पाकिस्तान को मोहसिन नकवी चला रहे हैं, लेकिन चले इस्लामाबाद। यार राना सनाउल्लाह साहब आपको अच्छे लगते हैं जब आपके मतलब की बात की इंटरप्रिटेशन आ जाए तो। मैं बैरिस्टर साहब ये लॉन्डर में मैंने बात की थी। बैरिस्टर साहब, चूंकि आप मौजूद है, आप कानूनी तर्जुमान भी हुकूमत के, ये बताएगा कल जो मैं आपकी चूंकि मौजूदगी का फायदा उठा के ये बड़ा अहम नुकात उठाए, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ है, जिसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का मामला है, उस हवाले से गौर किया गया। सो मोटो नोटिस है, अब तो ज़ाहिर 29 अप्रैल को उसकी पेशी है। उस पर जो फैसला सामने आया है, आप इसको किस तरह देखते हैं एज ए लॉयर, एज ए गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन लॉ, जिसमें कहा गया है कि जो भी अदालती उमूर में मदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अगर ऐसा कुछ किया गया तो इदारा जाती रद्द अमल सामने आएगा। देखें जी, इसको बहुत पहले इनको कर लेना चाहिए था, एंड आई थिंक इसका एक पार्ट है वो थोड़ा सा हमें माजी में भी देखना पड़ेगा। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जब कहा कि मैंने अपने चीफ को उस टाइम के चीफ को लिखा और मैंने बताया, उनके इल्म में ये बात मैं लेके आया, तो उस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। बाकी अदालतों ने भी ये फुल कोर्ट मीटिंग्स बुलाई, लाहौर हाई कोर्ट ने भी बुलाई, और ये तमाम तर मीटिंग्स तो हुई और खुशाइन बात है। और अगर ये हाई कोर्ट्स एज एन इंस्टीट्यूशन
اگر کوئی بھی انٹرفیرنس نہیں وہ کرنا چاہتے, دیٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اور ہونا چاہیے. میں اس پہ زیادہ کامنٹ اس لیے نہیں کروں گا بیکاز سب جوڈس ہے معاملہ, اور سو موٹو کیس کا جس طرح آپ نے کہا کہ 29 تاریخ کو ہے, اور اس پہ ظاہری بات ہے کہ عدالت جو ہے اس پہ فیصلہ دے گی اپنا. لیکن یہ ریکمنڈیشنز انہوں نے چیف جسٹس پاکستان جو ہے سپریم کورٹ کے تھرو انہوں نے جب یہ سو موٹو لیا تو اس کے انہوں نے ریکمنڈیشنز منگوائی تمام تر ہائی کورٹ سے کہ آپ لوگ آپس میں میٹنگ کر کے ہمیں بتائیں کہ یہ کیا, یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور ظاہر بات یہ ریکمنڈیشنز اپنی دیں گے سر ٹورڈز دی اینڈ. آپ ایک بات میں یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں, ایک تو یہ چارٹر آف اکانومی کی بات ہم کرتے ہیں, ان کو نام اتنا برا لگتا ہے جھگڑا صاحب کی جماعت کو چارٹر. میں کہتا ہوں جی اس ملک میں چارٹر آف سرٹینٹی کی ضرورت ہے, سرٹینٹی ہو تاکہ جو انسرٹینٹی ہے وہ ختم ہو سکے. اور ایک بات سے میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں, یہ جو ایگریکلچر انکم کی بات انہوں نے کی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں سیلریڈ کلاس سے ہوں, 6 لاکھ سے اوپر جو انکم ہے اس کو میں ٹیکس دے سکتا ہوں, تو آپ اس انکم کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ اچھی تنخواہ ہے آپ کی. تو پھر نہیں, یہ 6 لاکھ روپے سال کی سر, میں مہینے کی سمجھا, میں سال کی بات کروں. 6 لاکھ سے اوپر جس کی بھی انکم ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے, تو آپ ایگریکلچر انکم بھی جس کی 6 لاکھ سے اوپر انکم ہو میں اس کے اوپر ٹیکس لگائیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم تو بجائے سائز کے کہ آپ 12 ایکڑ ہو یا 10 ایکڑ ہو. تو یہ نظام ڈسٹارشنز کے ساتھ نہیں چل سکتا. اوکے سر, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ مسٹر عقیل مالک صاحب. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو ان آور شو. آپ ماشاءاللہ بڑی زبردست قسم کی گفتگو بھی کر رہے ہیں اور میڈیا میں بھی چھائے ہوئے ہیں. مہتاب حیدر صاحب, ہم آپ سے سیکھتے ہیں. اور تیمور جھگڑا صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے جو وہ پروگرام میں شامل ہوئے, اور مرزا اختیار بیگ صاحب کی سبمیشنز بھی سامنے آئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حل بھی بتایا جا رہا ہے, تشخیص بھی ہو گئی ہے, اصل ایشو ہے اس پہ عمل درآمد کا. ہم امید کریں گے اور دعا کریں گے کہ انشاءاللہ پولیٹیکل ول پائی جائے گی اور ان تمام سلگتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے حتمی پیش رفت ہوگی. پروگرام سجتے ہوئے میں نشست کیسے لگی, سوشل میڈیا پہ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. سید انوار الحسن اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بان.